स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्यूटर साइंस और एसटीईटी के लिए हम लोग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और जीएस दोनों कर रहे हैं। तो जीएस का ऑलरेडी चल रहा है, महात्मा गांधी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। महात्मा गांधी जी का इनिशियल जो अटेम्प्ट था, क्या क्या किया, चंपारण सत्याग्रह वगैरह सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर वाले में ऑलरेडी 3-4 लेक्चर आ चुका है। 2 टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं, एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाला और सेकंड हम लोग डिस्कस करें वूलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर। वूलियन अलजेब्रा वाला 2 वीडियो आ चुका है, एक वीडियो नंबर सिस्टम का आ चुका है, कंप्यूटर फंडामेंटल का एक टॉपिक आ चुका है। और तो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो जो हमने कर लिया उस पर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यू होगा। धीरे धीरे हम बेसिक क्वेश्चन से लेके हम धीरे धीरे टफ लेवल तक पहुंचेंगे। यानी हमें बेसिक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो हम टफ के चक्कर में जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है कई बार वही छूट जाता है। तो इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 3 टॉपिक पे फोकस किया जाएगा, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, उसके बाद स्टोरेज यूनिट। 3 है, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज यूनिट। इन तीनों टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन है डिस्कस करने। ये मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसमें से आपको 25 प्लस क्वेश्चन आने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और एक चीज़ और बता दूं कि अब आप लोग को शेयर करना चाहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करना चाहिए, चैनल को लोगों को बताना चाहिए। अपने जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनको ज़रूर बताओ, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप भी समझ रहे हो कि मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो मे बी मैं भी उतना मोटिवेटेड ना रहूं जो अगला वीडियो, क्योंकि मुझे भी लगेगा ना कि क्या लोगों में ये ज़रूरत है या है भी नहीं। ठीक है, ज़रूरत है तो तभी तक बनाएंगे, नहीं तो क्यों बनाएंगे। क्लियर? क्योंकि आपको पता है मेरा भी एग्ज़ाम है, उसको छोड़ के अलग से टाइम देना। क्लियर ना? सब समझ रहे हो ना आप? क्योंकि सब समझदार है तो आपको वीडियो शेयर करना चाहिए और चैनल भी लोगों को बताना चाहिए। चलिए, इसमें 3 टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन चलिए करते हैं। विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम यूजर। जो डेटा यूजर जो डेटा देता है वो कंप्यूटर को पहुंचाता है, और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। देखो, हम जो बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारी जो भाषा है वो हम समझते हैं, लेकिन वो भाषा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ये कौन करता है? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। ये करता है इनपुट यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम होता है स्टोर करना। मेमोरी में अगर बात करें तो अगर आप रजिस्टर, एक मेमोरी होता है, रजिस्टर किसके अंदर होता है? सीपीयू के अंदर होता है। अगर सबसे फास्ट मेमोरी पूछा जाए तो रजिस्टर के बाद आता है कैच के बाद आएगा प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी। ये ध्यान रखेंगे। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये भी सीपीयू का पार्ट है। सीपीयू में 3 पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और उसके अलावा मेमोरी। तो कंट्रोल यूनिट तो पता है, एएलयू का फुल होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? वो जोड़ घटाव गुना भाग करेगा। लॉजिक का मतलब है कंपैरिजन वगैरह करेगा। इनपुट यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, कीबोर्ड क्या करता है? हम जो टाइप करते हैं, जैसे मैं अपना नाम टाइप किया धीरज, तो कंप्यूटर को थोड़ी पता कि क्या धीरज वर्ड क्या है। कंप्यूटर को तो पता है बस 0101 बाइनरी नंबर के बारे में पता है, तो धीरज को इस नंबर में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण कंप्यूटर इसको समझ पाता है। और फिर ये कंप्यूटर जब प्रोसेस वगैरह कर लेता है तो वही आउटपुट यूनिट को बीच में कन्वर्ट करके, यहाँ पे ट्रांसलेटर टाइप का कुछ होता है, वो कन्वर्ट करके यहाँ पे फिर से मॉनिटर पे धीरज लिख देता है, जिससे हम समझ जाते हैं। क्लियर? तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट सब के बारे में समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है? द ओनली लैंग्वेज व्हिच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर से समझता है? द ओनली लैंग्वेज which the computer understand, assembly लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक और सी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज में क्या क्या होता है? 0 1 ये सब नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। किस फॉर्म में लिखा जाता है? 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है।
देखो, कंप्यूटर इवन असेंबली लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता है, समझता है, बट इसके लिए असेंबलर की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, असेंबलर क्या करता है, जैसे ही हम कुछ टाइप करते हैं ना, तो हम टाइप यहाँ पे किए, यहाँ पे एक चीज़ लगा होगा असेंबलर क्या करेगा, इस असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो एक स्टेप ज़्यादा लगेगा, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा ताकि कंप्यूटर समझ पाए। कंप्यूटर तो सिर्फ क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज को क्या किया जाता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। वो कौन करता है, असेंबलर करता है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की भी ज़रूरत होती है। एक दो पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिए। जब बात आती है कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में दो लेवल का लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। समझिए, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई। देखो, हमें इंटरलिंकेज करना है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन लेके ख़त्म कर दें। लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज होता है, एक मशीन लैंग्वेज यानी वो बाइनरी वाला 0 1 के फॉर्म में, और दूसरा क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी मशीन पढ़ सके, इसके लिए बीच में क्या रखा जाता है, असेंबलर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, असेंबलर रखा जाता है। दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज में, इसमें मैं वही कन्वर्ट किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल क्या है, जो बेसिक है ना, या C++, फॉर्ट्रेन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। ये दोनों क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। एक चीज़ होती है कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। तो देखो, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज है। तो आपने अभी देखा कि भाई असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना होगा, असेंबलर की ज़रूरत होगी। तो असेंबलर क्या करता है भाई, असेंबलर करता है लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट ये दोनों क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक डिफरेंस होता है। इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करता है, वन लाइन, और एक करता है पूरा प्रोग्राम। इस पे क्वेश्चन था, पूरा प्रोग्राम को एक साथ करता है। क्लियर, इंटरप्रेटर एक एक लाइन, बट कंपाइलर एक साथ पूरा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है, देखो बिट सबसे छोटा होता है, बिट सबसे छोटा है। अगर हम 4 बिट ले तो उसको क्या बोलेंगे, निबल। 8 बिट ले तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाइट। ठीक है ना। और किलोबाइट तो क्या होता है, 1024 बाइट अगर लेंगे तो क्या होगा, किलोबाइट होगा। समझ में आया ना, KB किलोबाइट। तो सबसे छोटा यूनिट है C यानी बिट्स। 1 निबल कितने बिट होते हैं, 4 बिट, हमको पता है। अगला क्वेश्चन है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देखो, अगर आपको इस क्वेश्चन का सोर्स जाना है, वो भी मैं बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल अपना है ना, उस पर ज्वाइन कर लीजिए, मैं बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, आप खुद से कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे लिंकेजेस कर करके प्लीज करना, सिंपल पढ़ना मत। ठीक है ना, सिंपल रटना मत। चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ इनपुट इंस्ट्रक्शन। देखो, आपको पता है इनपुट यूनिट जाता है CPU में, और फिर वो आउटपुट यूनिट देता है। तो इनपुट यूनिट का जो करेक्ट फॉर्मेट है वो क्या है, IN82 है, IN82 है। ठीक है, IN82 है, आंसर A। अब इसका समझिए, IN82 में जो 82 है ना, वो उसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। 82 जो है ना, एक्चुअली 82 इज कॉल्ड पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट है। क्लियर, ये करेक्ट फॉर्मेट है। और इनपुट यूनिट क्या करता है, आपको पता ही है कि ऐसे डेटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। सिंपल, डेटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द इनपुट मशीन, ऐसा इनपुट मशीन। देखो, इसमें से इनपुट मशीन कौन है, माउस भी इनपुट मशीन है, कीबोर्ड भी,
बार कोड रीडर भी और जॉयस्टिक भी, एक गेमिंग के लिए यूज होता है। तो जैसे बीपीएससी ने क्या बोला था कि गेमिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड, सबको उन्होंने आंसर दिया था। तो आंसर उन्होंने डी दिया था, ये याद रखना। तो कौन से इनपुट मशीन का ओरिजिनेट यूनाइटेड स्टेट में हुआ था 1880 में, ये है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड, जो कि 1880 में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉयस्टिक इज मेनली यूज फॉर गेमिंग पर्पस एंड बार कोड रीडर। क्यों? बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर यूज होता है। ठीक है ना। माउस का यूज होता है सिलेक्शन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ये ध्यान रखना है। अगला, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन द टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना, ऑक्यूपाइड, ऐसा कोई नाम ही नहीं होगा, ओरिएंटेड नहीं, ऑपरेटेड। देखो दो सिमिलर है ना, अगर ऐसे ऑप्शन बोले दो सिमिलर, देखे दूसरा वर्ड, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर। और देखो एजुकेशनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल, तो देखो इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, लेकिन वो प्रॉब्लम तो हमको अभी नजर आया ना, जब कंप्यूटर आया तब थोड़ी था। देखो नंबर कन्वर्जन पे क्वेश्चन इस बार भी आया था, आगे भी आएगा, एक तो आएगा ही नंबर। तो 1 योटा बाइट बराबर कितने होता है, 1024 जेटा बाइट होता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, 1 योटा बाइट इज इक्वल टू 10⁻24 जेटा बाइट। जेटा बाइट में एक जेटा बाइट बराबर 1024 एक्जाबाइट और एक एक्जाबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, इनपुट यूनिट का इसमें से कौन फंक्शन नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन रीड करो, आपको आराम से पता चल जाएगा। सबसे पहले इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम आउटर वर्ल्ड, करेक्ट बात है, इंस्ट्रक्शन और डेटा आउटर दुनिया से लेता है। इट कन्वर्ट द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, ये भी सही बात है। इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर, ध्यान देना, क्या डेटा को यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं, ये काम तो आउटपुट यूनिट का है ना, कि कंप्यूटर से इंसान जो हम लोग यूज करने वाले में कन्वर्ट करना है। तो आंसर सी इज इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। हम लोग डेटा डालते हैं ना कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आप देखो जाओ तो तीन चीज होता है, सीयू, एएलयू और मेमोरी। बट यहां पे है इनपुट यूनिट, क्योंकि 1 इनपुट यूनिट, सेकेंड आउटपुट यूनिट, तो इनपुट और आउटपुट डी आंसर होगा। अब अगला टॉपिक जो है हमको आउटपुट यूनिट पे क्वेश्चन करना है। आउटपुट यूनिट, अब पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यानी यूजर को इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। कंट्रोलिंग तो नहीं होगा, ऑप्शन देखते, आउटपुटिंग, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग। ध्यान दो, जब इनपुट यूनिट, ध्यान देना क्या हो रहा है, जब इनपुट यूनिट ये सीपीयू को देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुटिंग। जब सीपीयू आउटपुट यूनिट को देता है उसको बोलते हैं आउटपुटिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये सारा प्रोसेस कोई कंट्रोल करके रखा जाता है, कि पता है कि सबसे पहले किस प्रोसेस को होना है, फिर बाद में किसको होना है, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। प्रोसेसिंग का मतलब जो प्रोसेस इसके अंदर होगा उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, कि कैसे नंबर ऐड वगैरह हो रहा है वो सब। आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा एंटर्ड बाय यूजर इनटू कंप्यूटर, ये उल्टा बोल रहा है ना, ये तो इनपुट यूनिट का काम है। अभी तो देखे तो ये फॉल्स होगा। वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। referred to as a monitor which is basically used to give a result or output to the user. It comprise the cathode ray, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा। देखो किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है ना मशीन, वो पूछ देता है। जैसे कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब किस थ्योरी पे काम करता है, ये नहीं, वीडियो किस थ्योरी पे काम करता है, कैथोड रे ट्यूब के थ्योरी पे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन क्या है, एसवीजीए, एसवीजीए, एसवीजीए
एसवीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एसवीजीए का है सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे। अरे सुपर वीडियो ग्राफिक्स अरे, फुल फॉर्म भी पूछा जाता ना। ये एक टाइप ऑफ विजुअल डिस्प्ले, देखो विजुअल डिस्प्ले यूनिट का ये टाइप है। ये 1024 बाई 768 पिक्सल विथ 16 मिलियन डिफरेंट ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमने देख लिया। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का एक प्रकार जिसका नाम है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस दैट यूज टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेज एंड ड्राइंग, जो सिंगल और मल्टीपल कलर इमेज को देता है और ड्राइंग को भी बनाता है, ये एक्चुअली क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर। देखो मॉनिटर तो बस क्या करता है? आउटपुट को दिखाता है। ठीक है, प्रिंटर्स क्या करता है? उसको फिजिकली प्रिंट कर देता है, फिजिकली। ठीक है ना। बट डिवाइस जो कि सिंगल और मल्टीपल कलर इमेज को दिखाता है उसको हम प्लॉटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लॉटर्स। प्लॉटर्स आर द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू गिव कलर्ड इमेज। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? ये इंक पेन्स या इंक पेन या इंक जेट का यूज करता है। ठीक है ना। पेन का कलर डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट शेड्स होता है। प्लॉटर्स क्या है? नाम है प्लॉटर्स। अगला क्वेश्चन है ए स्पेशल रिक्वेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम डिवाइसेस टू द सीपीयू टू एक्वायर सम ऑफ इट्स टाइम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसलिए बोला कि आपको लग रहा है कि ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो स्पेशल रिक्वेस्ट जो कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है? किसी डिवाइस से ओरिजिनेट होता है। किसको? सीपीयू के देता है कि सर प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, यानी पुराने प्रोसेस को रोकने की बात कर रहा है ना, यानी पुराने प्रोसेस को थोड़ा इंटरप्ट करने की बात हो रहा है कि पुराने प्रोसेस को थोड़ा रोको, फिर सर हमको टाइम दे दो, हमारा काम कर दो। इसको बोलते हैं इंटरप्ट। ठीक है ना। ये काइंड ऑफ रिक्वेस्ट होता है व्हिच टेक्स कंट्रोल ऑफ द सिस्टम बस फॉर सम टाइम्स, यानी सिस्टम बस के जो सिस्टम बस जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है ताकि अपना अपना काम देन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन एंड गिव्स बैक कंट्रोल द सीपीयू, अपना काम कर सके। ठीक है। कौन सा प्रिंटर? देखो प्रिंटर के बहुत सारे टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम, ध्यान देना, लाइन प्रिंटर जो प्रिंट करता है एक बारी में एक लाइन, उसको हम ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी वाला पार्ट में, बट बस अभी याद रखो एक लाइन टू लाइन करता है। द ड्रम प्रिंटर्स हैव ए सॉलिड सिलिंड्रिकल ड्रम। ठीक है, इसके पास होता है। ठीक है ना। सर्कुलर बैंड में इसके पास सरफेस पे कैरेक्टर होते हैं। इट कैन ओनली प्रिंट ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ कैरेक्टर, उसी को प्रिंट करेगा जो सेट ऑफ प्री डिफाइंड कैरेक्टर होगा, ऐसा नहीं कुछ को किसी को प्रिंट कर दे। अगला क्वेश्चन क्या है? ए डैश मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम। ध्यान देना, ये मॉनिटर की तरह लगता है, ये मॉनिटर जो कि टेलीविजन की लगता है और यूज किया जाता है नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक इसको क्या बोलते हैं? सीआरटी, एलईडी, एलसीडी या फ्लैट पैनल मॉनिटर, इसको सीआरटी बोलते हैं। सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ये टेलीविजन की तरह लगता है और फ्लैट पैनल मॉनिटर होता है। ये थिनर एंड लाइटर होता है कंपैरिजन में। आउटपुट यूनिट का क्या काम है? देखिए, इट प्रोसेस रिजल्ट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। भाई कंप्यूटर काम किया तो कुछ ऐसे दो ना जो हम समझ पाए। उसके बाद इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। ठीक है। इट सप्लाई द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इट सप्लाई द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। नहीं, ये बात तो इनपुट यूनिट का काम है ना, तो आंसर डी ही करेक्ट होगा। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो अब देखो, पार्शियल पार्शियल पेरिफेरल पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, कंपोनेंट इंटरेक्शन, कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, कंपोनेंट इंटरेक्शन। तो आंसर तो कंपोनेंट होगा, ये तो पता ही है। अब देखो पेरिफेरल या पार्शियल, आपको ये पेरिफेरल तो अच्छा वर्ड लगता है, पेरिफेरल में चारों तरफ से। ये पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है, यानी हाई बैंडविड्थ बस होता है। ये हाई बैंडविड्थ बस होता है, हाई बैंडविड्थ बस, जो ये पेरिफेरल बस की तरह काम करता है। ठीक है ना।
इसीलिए ये अच्छा सिस्टम परफॉर्मेंस देता है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें कंट्रोल स्टोरेज यूनिट से। स्टोरेज यूनिट कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज। सीपीयू को इंटरनल स्टोरेज कौन देता है? रजिस्टर। और मैंने बताया था कि सबसे फास्ट ये होता है क्योंकि ये इवन सीपीयू के अंदर होता है। भाई हमें पता है कि कैच प्राइमरी मेमोरी इस सब को सीपीयू एक्सेस करता है, ये लेकिन होता तो अलग है ना, बट जो रजिस्टर होता है ना सीपीयू के अंदर ही होता है, तो उसको एक्सेस करना बहुत बहुत आसान, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ स्टोरेज यूनिट। भाई रखना है ना, मतलब स्टोरेज यूनिट क्या करता है? डाटा को स्टोर करके रखता है ताकि बाद में यूज किया जा सके। अगला देखो, दो बेसिक टाइप ऑफ मेमोरी होते हैं, जिसमें एक आता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? रैम आते हैं, रोम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में HDD आता है, और भी चीज़ आता है, CD आता है, SSD आता है। ठीक है, अब समझिए, प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू जल्दी एक्सेस कर लेता है, बट सेकेंडरी मेमोरी को थोड़ा सा देर से एक्सेस करता है। या देखो, प्राइमरी मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू वेयर एज द सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड इन रनिंग प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। जो रनिंग प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम अभी रन हो रहा है, वो किस यूनिट में होगा? प्राइमरी में, वर्चुअल में, इंटरनल में, या माइनर में? देखो प्राइमरी में होता है। प्राइमरी में होने से क्या फ़ायदा होता है कि वो तब तक ही रहता है, मतलब वो टेम्पररी स्टोर होता है, जब तक वो फंक्शन काम कर रहा है तभी तक वो प्राइमरी स्टोर होगा। प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार होता है, रैम और रोम। जैसे कोई ऐप अगर आप खोल रहे हो, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा तो सारा ऐप बंद, तो इसीलिए प्राइमरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल स्टोरेज। क्यों बोलते हैं वोलेटाइल? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोन ऑफ या कंप्यूटर ऑफ, तो आपका जो सामान होगा, जो स्टोरेज डिवाइस में रखा होगा, वो क्या होगा? इरेज हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब इरेज नहीं होगा। तो क्या देखो, रैम जो होता है ना वो वोलेटाइल होता है, बट रोम जो होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये वोलेटाइल नहीं होता, ये क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। अब बोलो सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? ये तो वैसे भी नॉन वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल सिर्फ रैम है, रैम। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए ये वाला। वर्चुअल स्टोरेज क्या होता है? देखो, कभी कभी आपको जितना मेमोरी में स्पेस चाहिए उतना है नहीं प्राइमरी में। देखो, वर्चुअल स्टोरेज द मेन मेमोरी स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर सेविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है ना, मतलब वर्चुअल मेमोरी क्या करता है? डेटा को स्टोर करके वर्चुअल मेमोरी द मेन मेमोरी स्टोरेज। ये देखो, मान लो आपके पास जितना साइज है, और जो साइज है मेमोरी का, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट आया उससे बड़ा साइज का, तो वर्चुअल मेमोरी ये बना लेता है ताकि उसमें स्टोर कर सके। नॉन वोलेटाइल, मैंने उसको बता ही दिया सेकेंडरी के बारे में कि सेकेंडरी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। मेन मेमोरी इसमें कौन यूज होता है? देखो, रैम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। तो जो मेन मेमोरी में जो यूज होता है वो डायनेमिक रैम होता है। क्या होता है? डायनेमिक रैम, डी रैम होता है। तो डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एस डी रैम से ज़्यादा डेंसर होता है, समझ, एस डी रैम से ज़्यादा डेंसर होता है, मतलब एस रैम से, यहाँ पे स्टैटिक रैम है, डी आप हटा दो। Therefore it used in the main memory. They are in the form of semiconductor। याद रखना, जो डेंसर मेमोरी होता है ना, वो किसके फॉर्म में होता है? सेमीकंडक्टर रैम के फॉर्म में होता है। तो जो किस चीज से बना हो तो पूछ ही लेते हैं। अब देखो, रोम के कौन कौन से टाइप है? तो एक टाइप है प्रोम और एक है ई प्रोम। प्रोम और ई प्रोम फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखो, रोम क्या है ना, चार टाइप होते हैं, एम रोम, उसके बाद प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। समझ लेते, एक बार फुल फॉर्म सारा समझ लेते हैं। देखो, एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रोम। क्लियर? मास्क रोम।
उसके बाद पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, उसके बाद ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इसका मतलब है, पहले का मतलब बस इरेजेबल, बट इरेज कैसे होगा ये ई प्रोम बताएगा, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब रेड का फुल फॉर्म क्या होता है? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिविजुअल डिस्क, रियूजेबल। देखो ये तो दोनों है ही नहीं, रिडंडेंट वाला ही है, एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क होगा, ठीक है ना। ये हम थ्योरी में भी डिस्कस किए थे फुल फॉर्म इसका, थ्योरी जब हम करा रहे थे ना अभी। रेड इज द मल्टीपल डिस्क स्टोरेज डिजाइन। देखो मल्टीपल डिस्क होता है, ऐसा डेटाबेस डिजाइन होता है जिसमें मल्टीपल डिस्क होता है। which is viewed as a single logical disk by the operating system. Data distributed होता है across the physical drivers of the array. It guarantee the recovery of data. जैसे डेटा फेलियर होगा ना तो डाटा को रिकवर कर देगा। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए नॉन इरेजेबल डिस्क दैट स्टोर डिजिटाइज ऑडियो इन्फॉर्मेशन, को CD बोलते हैं, ठीक है ना। CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ये डिजिटाइज ऑडियो इन्फॉर्मेशन को रखता है। स्टैंडर्ड सिस्टम कितना 12 सेंटीमीटर डिस्क को यूज करता है और 60 मिनट अनइंटरप्टेड प्लेइंग गेम को ये रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट प्रैक्टिकल रैम कौन सा है? प्रैक्टिकल रैम है विलियम्स ट्यूब, विलियम्स ट्यूब पहला प्रैक्टिकल रैम है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कितना आपका आया नंबर हो मुझे बताइए, आउट ऑफ 30 कितना आया आपको? प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करना, 30 में आपका कितना नंबर आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी वाले चैप्टर से MCQ, वो भी आज ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।